हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हमारा लेक्चर 12 है। आज का जो टारगेट है वो है कि पाइथन इज कंसिडर्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन एंड व्हाट हैपन व्हेन एवरी स्टेटमेंट विथ सेमीकोलन, यानी कि जब हम हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ एंड करते हो तो क्या होता है। इन तीन क्वेश्चंस को आज हम जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एकेटीयू में, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, देन हम आगे इसके सॉल्यूशन पे स्विच करेंगे। एक्सप्लेन वाई पाइथन इज कंसिडर्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो पाइथन है उसे हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। हाउ पाइथन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी कि इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपका एक केटीयू 21-22 और एक 20-21 में आया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, पाइथन किस तरह की लैंग्वेज कहलाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एकेटीयू 19-20 में। इन सम लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, यानी कि ज्यादातर जितनी भी लैंग्वेज होती है सी, आपकी सी प्लस प्लस जावा, इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। What happen when you put a semicolon at the end of the Python statement, जब आप Python statement के end में आप सेमीकोलन लगा दो, क्योंकि मैंने आपको जितना भी सिखाया उसमें बताया कि सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका जो है 19-20 में आया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पाइथन, एलिमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के, ये 19-20 में आया हुआ है। व्हाट इज पाइथन, हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड, व्हाट आर द टूल्स टू फाइंड बग्स और परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस या फिर बग्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे है और क्या पाइथन होता है। ये क्वेश्चन आपका 17-18 और 19-20 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So Python is considered as interpreted language. What is an interpreted language? Interpreted language होती क्या है, पहले ये जानते हैं। Any programming language that is not already in machine code before runtime is considered as interpreted language. उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं जो रन टाइम से पहले मशीन कोड में नहीं होते, यानी कि उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते, वो हाई लेवल में ही होती है रन टाइम से जस्ट बिफोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होते हैं। An interpreted language is a computer programming language in which the instructions are executed without being compiled into a machine instruction, यानी कि interpreted language एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज ही है जिसमें कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है उससे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं डायरेक्टली बिना उसे कंपाइल्ड करे मशीन इंस्ट्रक्शन में। In other words, unlike compiled language, an interpreted language does not require prior translation. यानी कि जैसे कि compiled language में आपको prior translation की need होती है, interpreted language में prior translation की need नहीं होती। The translation occur congruently with the program execution, यानी कि देखो जो compiled language होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी हमारा हाई लैंग्वेज में डेटा लिखा हुआ है उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन कोड में थ्रू एनी कंपाइलर। फिर देन वो बाइनरी लैंग्वेज जो है एग्जीक्यूट होती है, वो होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में पहले कुछ भी कन्वर्ट नहीं होता है, आप एक लाइन उठाएंगे उसे ही कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में एंड सेम टाइम पे उसे ही रन कर देंगे, यानी कि पहले से कोई ट्रांसलेशन करके नहीं रखते हैं। Instead of being instantly executed by the target computer, the instruction are read and executed by another program, यानी कि some interpreted scripting language like Java, Perl, Python, Basic and others, यानी कि कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे जावा स्क्रिप्ट होगी, पर्ल होगी, पाइथन होगी, बेसिक हो गई, और ऐसे ही बहुत सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यानी कि आप उससे पहले जिस कंप्यूट मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो कंपाइल लैंग्वेज होती है हम पहले उसको उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिसमें आपका टारगेट कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं ऐसा। इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्टेंटली एग्जीक्यूटेड बाय टारगेट कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन को आप रीड करते हो और एग्जीक्यूट करते हो अनदर प्रोग्राम, यानी कि आप लाइन टू लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूशन करते हो। उस लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, इन शॉर्ट या इन नटशेल, जिसे आप पहले से मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करते हो। अब है वाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आपने पहले समझा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती क्या है, अब आप ये समझते हैं कि हम इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते क्यों है। द मोस्ट कॉमन सेइंग
which is also published in various book is that Python is an interpreted language। यानी कि नॉर्मली ज्यादातर जितने लोग कहते हैं और ज्यादातर बुक्स में लिखा ही होता है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इवन मैं भी आपको स्टार्टिंग से यही बताती आ रही हूँ कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। However, the hidden fact is that Python is both compile and interpret। यानी कि hidden fact ये है कि एक्चुअली में पाइथन जो है बोथ कंपाइल है और इंटरप्रेट, पर आप उसको इंटरप्रेटेड मान के चलते हैं क्योंकि 90% इंटरप्रेटेड ही कहलाती है और बहुत लोग मानते भी हैं, बट ये है दोनों चीज। दिस माइट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी एट फर्स्ट, यानी कि सुनने में सबसे पहले ऐसा लगे अरे ये तो शायद जो आज तक सुना था वो सब गलत ही है, but it is important to understand how Python compilation and interpretation work together। पर इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पाइथन कैसे कंपाइलेशन और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं। जब आप when you write a program, जब आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं इट इज इनिशियली इन अ सोर्स कोड फॉर्म, यानी कि जब सबसे पहले आप लिखते हैं तो जो आप हाई लेवल में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड होता है। तो यानी कि वो इनिशियली सोर्स कोड फॉर्म में होता है। दिस सोर्स कोड नीड टू बी ट्रांसफॉर्म, ये आपका जो सोर्स कोड होता है इसे आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, यानी कि उस फॉर्म में जिसमें आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर सके, यानी कि दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। देयर आर टू वेज टू डू दिस, यानी कि इस चीज के दो तरीके हैं करने के, एक है कंपाइलेशन और एक है इंटरप्रिटेशन। देखो आप एक चीज समझो कि कहने को ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही है, बट एक्चुअली कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको अभी समझ आएंगे। देखो कंपाइलेशन, इन दिस प्रोसेस सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड और बाइट कोड अहेड ऑफ टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन से पहले इसे आप मशीन कोड या बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हो। द रिजल्टिंग कंपाइल कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस, यानी कि जो आपको कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपको कंपाइल कोड मिलता है उसे कोई फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइथन यूज अ कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। पाइथन जो है कंपाइलर का यूज करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन वर्चुअल मशीन, जो कि किसके थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, पाइथन की एक वर्चुअल मशीन के थ्रू। दिस इज हाउ पाइथन इज एग्जीक्यूटेड इन एनवायरमेंट लाइक पाइचार्म, वीएस स्टूडियो और अदर इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट, यानी कि जो आपकी आईडीज होती है ना, आपको लगता है वो लाइन टू लाइन चेक कर रहे हैं, वो कर रहा है लाइन टू लाइन चेक, बट वो क्या करता है, या आपकी जो आईडीज है वो एट द एंड आपकी पाइथन वर्चुअल मशीन्स है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे देता है और आपको कोई फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से पाइथन जो है स्टैटिक एनालिसिस टूल का, स्टैटिक मतलब रन टाइम से पहले वो टूल्स जो डीबग कर सके, एरर फाइंड आउट कर सके। ठीक है, जो मैंने आपको सीएमडी दिखाया था, यानी कि आपको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाया था लाइन टू लाइन चेक करना। ठीक है, आईडी क्या है, एक तरह का आपका टूल है, सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करता है कि आप सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकें, एक जगह ला सके। आईडी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, तो वहां पे एक्चुअली में कंपाइलेशन होती है और इंटरप्रिटेशन दोनों होती है। अब देखो इंटरप्रिटेशन, इन दिस प्रोसेस द सोर्स कोड इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द इंटरप्रेटर एट रन टाइम, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, सोर्स को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन टू लाइन। When you run a Python script from a command line, यानी कि कमांड लाइन क्या होती है, CMD मैंने आपको दिखाई थी। CMD देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट पहले मैंने आपको रन करके दिखाई थी, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी आप रन करते हो, देखो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, जैसे आप ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जो भी रन करोगे, करके दिखा रखा है अभी आपको, तो जितना भी जैसे भी रन करोगे वो सारा लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होगा, या इसे बोलते हैं इंटरेक्टिव सेल। द interpreter read the source code and execute it by line, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पर आप कहोगे मैम आपने विजुअल स्टूडियो पे कई बार दिखाया है कि पहली दो लाइन एग्जीक्यूट, हाँ वो इंटरप्रेटर भी वर्क करता है, लेकिन वो क्या करता है कि उसे कन्वर्ट कर लेता है, फिर लाइन टू लाइन उठाता है और उसे एग्जीक्यूट करता रहता है। डिफरेंस समझो कि पाइथन चेक तो लाइन टू लाइन ही कर रहा है, यानी कि एक ही लाइन को उठाएगा, एक ही लाइन को चेक करेगा, दूसरी लाइन को उठाएगा, दूसरी लाइन को चेक करेगा, लेकिन यहाँ पर जो वीएस स्टूडियो होते हैं या पाइचार्म है या जितने भी आईडीज है, वो क्या करेंगे, वो उसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे देंगे, यानी कि तुम्हें एक बुक दूसरी दे दी, इसमें 01 में लिखा है,
तुम एक लाइन उठाओगे और एक लाइन को चेक कर दोगे, दूसरी लाइन उठाओगे दूसरी लाइन को चेक कर दोगे, तीसरी लाइन उठाओ तीसरी लाइन को चेक कर दोगे। बस इंटरप्रेटर में क्या है, पहली लाइन उठाई उसका कोई सोर्स कोड नहीं करा। जबकि कंपाइलर में क्या होता है, जो C++ यानी कि पूरा ही प्रोग्राम पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पे डिफरेंस समझो, यहाँ पे क्या है कि अगर आप पाइथन को एज अ कंपाइलेशन की फॉर्म में देखोगे तो वो लाइन पूरा आपका उठाएगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे चेक करेगा लाइन टू लाइन, एग्जीक्यूट लाइन टू लाइन ही कर रहा है, बस उसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आप इंटरप्रेटर का यूज करोगे, अगर आपने पाइथन को कमांड लाइन CMD या इंटरेक्टिव सेल पे रन करोगे, तो पहले वो एक ही लाइन उठाएगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसे रन करेगा, पहले से कन्वर्ट करके नहीं रखेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, क्योंकि कंपाइलर अगर आप यूज कर रहे हो पाइथन में तो वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है, क्योंकि पाइथन लाइन टू लाइन तो करेगा ही। ठीक है, द इंटरप्रेटर रीड द सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूट बाय लाइन, दिस हाउ पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटिव इन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट like Jupyter notebook or web application where Python code is executed on server side। ठीक है, यानी कि पाइथन को आप इन नटशेल कहते तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही है, लेकिन अगर आप आईडीज पे वर्क करते हैं तो कंपाइलर वहां पे मदद करता है। Python compilation and interpretation work together to provide a flexible and dynamic programming environment। यानी कि जो compilation होता है और interpretation होता है वो एक साथ वर्क करता है और एक flexible और dynamic environment प्रोवाइड करता है। जब भी Python compiled होता है, the resulting bytecode can be catch and reused for faster execution in फ्यूचर। यानी कि जब भी पाइथन का कोड कंपाइल होता है तो उसे कैश मेमोरी में करके रख लिया जाता है ताकि फास्ट एग्जीक्यूशन में मदद कर सके। दिस ऑल्सो अलाउ फॉर सम लेवल फॉर स्टैटिक एनालिसिस, यानी कि आप रन टाइम से पहले कुछ हद तक स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हो और अपनी कोड की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि कहीं कोड को स्मॉल करना है, कहीं मेमोरी ज्यादा ले रहा है, या कैसे भी वो चीज आप कर सकते हैं। व्हेन पाइथन इज इंटरप्रेटेड, जब पाइथन इंटरप्रेटेड होता है, इट अलाउ रैपिड डेवलपमेंट एंड डीबगिंग एंड प्रोवाइड अ मोर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप पाइथन को ऐसा इंटरप्रेटेड लेके चलते हैं तो बहुत आसानी से आप डीबग कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइन टू लाइन चेक करके देगा, आपको लाइन टू लाइन पता चल जाएगा अच्छा इसी लाइन में एरर है, वो आपको बहुत इंटरेक्टिव और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप इसको मानिए कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही होती है, लेकिन बस वो डिपेंड करता है आप क्या आईडीई यूज कर रहे हैं। तो वो अगर आप वैसे यूज कर रहे हैं तो उसे कंपाइलेशन का यूज कर लेता है, अगर आप CMD पे या किसी भी इंटरेक्टिव शेल पे वर्क कर रहे हैं तो वो इंटरप्रेटर का यूज कर लेता है। पर इन नटशेल आप पाइथन को एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही कहते हैं। फायदा क्या होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये पोर्टेबल होता है, यानी कि पोर्टेबिलिटी। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आर टिपिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या, विच मीन्स दैट यू कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को आसानी से किसी भी तरह के ऑपरेटिंग से, मैक हो, यूनिक्स हो, लिनक्स हो, विंडोज के कोई भी वर्जन हो, आसानी से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बिना किसी भी ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन के, यानी कि किसी भी चेंज के। दिस इज बिकॉज द इंटरप्रेटर इटसेल्फ इज यूजुअली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज दैट इज कंपाइल्ड फॉर ईच प्लेटफॉर्म। इसका रीजन है कि इंटरप्रेटर खुद ही लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है जो कि कंपाइल्ड होता है ऑलरेडी हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, आपको फर्दर कोई चेंज या एक्सटेंशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी टू लर्न एंड यूज, यानी कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है बहुत ज्यादा सिंपल सिंटेक्स होता है एंड स्मॉलर सेट ऑफ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनको लिखने का तरीका बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से याद कर पाते हैं। आई थिंक आप सी से फैमिलियर है, सी में 2 नंबर को ऐड करने के लिए बहुत बड़ा सा लिखना पड़ता है, बहुत चीज याद करनी पड़ती है, लेकिन अगर पाइथन में देखी जाए तो बहुत कोड बहुत स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट मिलेंगे। तो जब कोई चीज स्मॉल होती है, जब आप किसी एक पॉइंट आता है, जब आप प्रोग्राम करते रहते हो तो आपको चीजें याद हो जाती है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट करते हो या फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग में जाते हो तो आपको प्रोग्राम अगर बड़े हो तो देख के डर लगता है, मे बी आपको समझ आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सिंटेक्स तो क्रैम करना ही पड़ता है, तो उस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपका जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो उसका जो सिंटेक्स होगा बहुत सिंपल होगा, स्मॉलर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज होंगे और वो आसानी से आप याद कर पाएंगे।
रैपिड डेवलपमेंट बिकॉज देर इज नो नीड टू कंपाइल और लिंक द कोड बिफोर रनिंग, यानी कि आपको कोड को पहले से ना लिंक करना पड़ता ना कंपाइल करना पड़ता। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऑफर अ फास्टर डेवलपमेंट साइकिल देन कंपाइल, इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी से काम मिल जाएगा, आपकी साइकिल डेवलपमेंट साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होगी कंपाइल्ड लैंग्वेज के कंपैरिजन में। द चेंजेस टू द कोड कैन बी टेस्टेड एंड सीन इमीडिएटली विच इज स्पेशली यूजफुल इन डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यानी कि जब नॉर्मली डेवलपमेंट एनवायरमेंट जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप कोड में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो, आपने जो भी कोड में चेंज किया उनको आसानी से चेक कर सकते हो, इमीडिएटली चेक कर सकते हो। तो वो एक यूजफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल है। कौन सा एनवायरमेंट? जब आप डेवलपमेंट एनवायरमेंट कोई चीज डेवलप कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो या ऐसा कुछ भी होता है तो उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहता है। अगला आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबल है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आर ऑफन मोर फ्लेक्सिबल देन कंपाइल्ड लैंग्वेज। अगर कंपाइल्ड लैंग्वेज से कंपैरिजन किया जाए तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। क्यों होती है? एज दे अलाउ फॉर डायनेमिक टाइपिंग, यानी कि रन टाइम की आपको ना पहले से, अच्छा देखो डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, अब ऐसा समझो आपको ना वेरिएबल का डेटा टाइप देने की, सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, ठीक है, आपने उसमें इनपुट फंक्शन, तो आपको पता है इनपुट लेने के लिए आप यूजर से रन टाइम पे इनपुट लोगे, तो आपने एक वेरिएबल दे दिया ए, उसका डेटा टाइप पहले लिखते वक्त प्रोग्राम कुछ भी नहीं बताया। अब वो जैसा आप इनपुट दोगे, हो सकता है आप 2 दे दो, हो सकता है आपको स्ट्रिंग दे दो, हो सकता है फ्लोट टाइप दे दो, हो सकता है आप लिस्ट दे दो, टपल दे दो, आप जिस तरह का भी इनपुट दोगे वो वेरिएबल उसी तरह का बन जाएगा, उतना ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, पहले से कुछ भी नहीं देना होता। इसलिए ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग डायनेमिक टाइपिंग अलाउ करता है। लेकिन जैसे सी है, सी में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था, उसका डेटा टाइप की, अच्छा ये इन टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, ठीक है। एंड मोर dynamic programming constructions such as reflection and introspection, this can make it easier to write code then adapt to changing requirement or situation, यानी कि आप easily कोड को लिख सकते हैं और कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी कोई चेंज है रिक्वायरमेंट में या किसी सिचुएशन में, उन्हें आप इजीली एडेप्ट कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग मतलब एरर को फाइंड आउट करके बहुत मतलब उसको रिमूव आउट करना और उसको करेक्ट करना। तो डीबगिंग जो है can be easier in interpreted language because error message often include detailed information about the line of the code where the error अगर, क्योंकि आपको पता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन चेकिंग होती है, तो आपको पता है उस लाइन में ही गलती है, और जिस लाइन में गलती है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि उस लाइन में क्या गलती है, कैसे गलती है, और आपको सजेशन दे रखे होते हैं कि इट मे बी दिस और दिस, जैसे आपने देखा है, ठीक है। एडिशनली मैनी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इंक्लूड डीबगिंग टूल्स दैट अलाउ डेवलपर टू स्टेप थ्रू द कोड एंड इंस्पेक्ट वेरिएबल एट रन टाइम, यानी कि बहुत सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डीबगिंग यानी कि एरर फाइंड आउट करने के टूल्स होते हैं जो डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी वेरिएबल को रन टाइम पे चेक कर सके, कोड में जाके देख सके, अच्छा ये गलती है तो उसे एडिट करके बिना स्टॉप करे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इंटरपोर्टेबिलिटी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैन बी ऑफन इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पहले तो इंटरऑपरेट हो जाती है दूसरी लैंग्वेज के साथ। इसका मतलब क्या है कि आप पाइथन देखो, फॉर एग्जांपल पाइथन कैन कॉल सी कोड यूजिंग सी टाइप मॉड्यूल, यानी कि अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है वो पाइथन में है और कोई कोड सी में है, आप पाइथन में सी कोड को कॉल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? सी टाइप मॉड्यूल की हेल्प से, और जावास्क्रिप्ट भी एम्बेड कर सकते हैं एचटीएमएल पेज में, ठीक है। ये आप चेंजेस पाइथन के साथ, यानी कि पाइथन के साथ आप बहुत सारी लैंग्वेज के कोड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी होती है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। चलो, स्लोअर एग्जीक्यूशन स्पीड, यानी कि इनका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत कम होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आर जनरली स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज, यानी कि कंपाइल्ड लैंग्वेज से ये बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि स्लो होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज द कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड ऑन द फ्लाई एट रन टाइम, यानी कि वो पहले से ही कन्वर्ट नहीं होते मशीन कोड में या मशीन इंस्ट्रक्शन, वो रन टाइम पे ही लाइन टू लाइन क्या हो रहे होते हैं, पहले
बाइनरी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, फिर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, रेदर देन बीइंग कंपाइल्ड अहेड ऑफ टाइम इनटू एन ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड। यानी कि जैसे कंपाइलर में तो सारा जितना भी आपका प्रोग्राम है वो पहले ही कंपाइल्ड हो चुका है बाइनरी कोड में, यानी कि ऑप्टिमाइज फॉर्म में, तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप उसी लाइन को ऐसे समझो आप पहले से पढ़ रखा है आपने सब कुछ, तो आपको तैयार है, एग्जाम टाइम में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जस्ट गो थ्रू करोगे कर लोगे। लेकिन आपने पहले से तो पढ़ नहीं रखा है, आप तभी पढ़ रहे हो, तभी सब कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक होता है मेसी सा। तो वही चीज यहाँ है कि थोड़ा सा अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे इसी वजह से स्लो हो जाती है, क्योंकि रन टाइम पे ही वो पहले मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है और तभी वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। दिस कैन मेक लेस सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस। यानी कि इसी वजह से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है कम सुटेबल होती है उन एप्लीकेशन जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे वीडियो गेम्स हो गए, साइंटिफिक सिमुलेशंस हो गए, वहां पे आपको कंपाइल्ड लैंग्वेज ही प्रेफर करनी चाहिए, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज प्रेफर नहीं करनी चाहिए। लैक ऑफ स्टैटिक टाइप चेकिंग, स्टैटिक यानी कि रन टाइम से पहले आप टाइप चेकिंग सही नहीं कर पाते हैं। यानी कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऑफन यूज डायनेमिक टाइप विच मीन्स द वेरिएबल टाइप आर डिटरमाइंड एट रन टाइम रेटर देन बीइंग डिक्लेयर इन एडवांस। क्योंकि देखो जो आप सी पढ़ते थे उसमें वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर देते, तो पहले से ही मेमोरी एलोकेट हो गई, भाई 2 बाइट है इंट के लिए, या इनको आप 4 बाइट मारने, फ्लोट के लिए 4 बाइट है, डबल के लिए 8, यानी कि पहले से ही आपको पता है कि कंप्यूटर को पता है कि इसके लिए इतनी मेमोरी एलोकेट करनी है, इतनी करनी है, ऐसे करनी है, तो पहले से ही उसे पता है। लेकिन जब आप डायनेमिक टाइप चेक करते हैं तो पता तो है ही नहीं, पहले से आपने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब आप जैसे इनपुट दोगे, अगर आपने इंट टाइप का दिया, फ्लोट टाइप का दिया, स्ट्रिंग टाइप का दिया, आप जिस भी टाइप का दोगे उसी के अकॉर्डिंग रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट होगी। तो इसकी वजह से कभी कभी कुछ एरर प्रोड्यूस होती हैं, उन एरर को हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर आप स्टैटिक टाइप चेकिंग करते हैं तो बहुत जल्दी से रन होने से पहले ही प्रॉब्लम आसानी से या एरर फाइंड आउट हो जाती है। दिस कैन मेक इट हार्डर टू कैच द एरर रिलेटेड टू टाइप मिसमैच और इनकरेक्ट फंक्शन कॉल अंटिल रन टाइम। यानी कि रन टाइम से पहले आपको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं लगता है कि आपने कोई टाइप मिसमैच तो नहीं कर दिया है, मतलब दूसरा टाइप तो नहीं दे दिया है, या इनकरेक्ट फंक्शन। अब जैसे आपने सी में फंक्शंस को कॉल करना भी आपने फंक्शन नहीं सीखा, लेकिन फंक्शन को कैसे कॉल हो रही है, कुछ गलत कॉल तो नहीं हो रही, गलत आर्गुमेंट तो नहीं पास हो रहे हैं, या कोई भी गलती है वो रन टाइम से पहले पता ही नहीं लग सकती, क्योंकि आप डायनेमिक टाइप चेक, डायनेमिक मतलब रन टाइम चेकिंग कर रहे हो, ठीक है। कई बार सिक्योरिटी कंसर्न भी आते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैन बी मोर वर्नेबल टू सिक्योरिटी इशू। यानी कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है सिक्योरिटी इशू, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS और SQL इंजेक्शन अटैक। यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, आपकी वेबसाइट में ही देखो जो आपके वेब पेज होते हैं, आप उन पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ना कोड देखने के लिए मिल जाता है। तो वो जो कोड होता है वो लिखा हुआ आता है, उस कोड में जरा सा भी चेंज करोगे आपकी पूरी वेबसाइट चेंज हो सकती है। हो सकता है आपको इसमें मलिशियस कोड डाल दो जिसकी वजह से सपोज आपने उसमें ही, क्योंकि देखो मैं कोई ऑथराइज वेबसाइट पे भी जाके कोड में चेंज कर दूंगी, कोड तो दिखता है मुझे राइट क्लिक करके वेब पेज का। तो अगर मैं कोई भी कोड डाल दूंगी और गलती से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अटैकर तक पहुंच जाए, या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि आपका जो डेटाबेस होता है पीछे देखो आप जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटाबेस में होता है, उसमें डेटाबेस में बहुत आसानी से किसी का डेटा अनऑथराइज वे में लेना या गलत डेटा शो कराना बहुत आसान होता है। तो जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटी इश्यूज के बहुत प्रोन होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत आसानी से ये सिक्योरिटी अटैक्स करे जा सकते हैं। दिस इज बिकॉज द कोड इज एग्जीक्यूटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरप्रेटर विच कैन मेक इट इजियर फॉर द अटैकर टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज इन अ इंटरप्रेटर इटसेल्फ। यानी कि इसी वजह से बहुत आसान, क्योंकि देखो ये एकदम एग्जीक्यूट होते हैं, रन टाइम पे सब चीजें होती हैं, पहले से कोई चेकिंग नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा ये वर्नेबल हो जाते हैं सिक्योरिटीज इश्यूज के, ठीक है। तो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें होते हैं। तो हाउ डज पाइथन इंटरप्रेटर वर्क? द पाइथन इंटरप्रेटर रीड द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो रीड करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एंड एग्जीक्यूट ईच लाइन ऑफ द कोड एट टाइम। यानी कि एक लाइन को पहले वो रीड करेगा, उसको ही कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और उसे ही एग्जीक्यूट कर देगा एक टाइम में। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द
पाइथन वर्चुअल मशीन, ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है सोर्स कोड को बाइट कोड में, जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। क्या पाइथन जो है कंपाइल है? यस, पाइथन कैन बी कंपाइल इनटू बाइट कोड और इनटू नेटिव मशीन कोड, यानी कि इसे पाइथन को आप कंपाइल भी कह सकते हैं, इसे आप बाइट कोड में या कह सकते हैं उस मशीन कोड की, उस मशीन की उस लैंग्वेज में जिसको मशीन समझ पाए, यानी कि नेटिव मशीन कोड का मतलब है जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हो उसी लैंग्वेज में तो समझ सकती होगी, उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट ये कर सकता है। इस पाइथन स्लोवर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस? यस, पाइथन इज जनरली स्लोवर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज, यानी कि पाइथन जो है बहुत ज्यादा स्लो होते हैं सी और सी प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि interpreter has to translate the source code into byte code at runtime, क्योंकि वो जो source code को byte code में कन्वर्ट करते हैं वो कब करते हैं, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है अगर कंपेयर किया जाए जब आप कोड को कंपाइल कर लेते हैं पहले ही मशीन को, यानी कि अगर कंपाइलर की है तो कंपाइल लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस, ये पहले ही कंपाइल कर देते हैं तो आसानी से एग्जीक्यूशन पास हो जाता है अगर कंपेयर किया जाए पाइथन से। तो अगला टॉपिक आता है क्या होता है जब आप सेमीकोलन लगा देते हैं पाइथन के स्टेटमेंट के एंड में। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेटमेंट के एंड में अगर जैसे आपसे बोला है सेमीकोलन इज नॉट अलाउड, या सेमीकोलन आपको नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो क्या होता है। द कॉमन मीनिंग ऑफ सेमीकोलन इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू एंड और डिसकंटिन्यू द करंट स्टेटमेंट, यानी कि नॉर्मली अगर सी प्लस प्लस जावा की बात की जाए तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो गया है, या आप जो है एंड हो गया है, या आप करंट स्टेटमेंट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे वाली नई लाइन से आप लिखना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश की टर्म में बात की जाए तो एक तरह का फुल स्टॉप की तरह वर्क करता है सेमीकोलन। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस जावा इट इज नेसेसरी टू यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एंड अ लाइन ऑफ कोड, यानी कि हर एक लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, जबकि पाइथन में ऐसा कोई केस नहीं है। आपने पाइथन में जितना भी अभी छोटे छोटे बेसिक काम पढ़े में आपको पता है सेमीकोलन नहीं लगता है, ठीक है, पर अगर आप लगा देते हैं तो क्या होता है, सेमीकोलन पाइथन सिग्निफाइज अ सेपरेटेड रेदर देन टर्मिनेशन, जबकि अगर आप यहाँ पे पाइथन के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो पाइथन है वो सेमीकोलन को एज अ सेपरेटर, यानी कि दो स्टेटमेंट के बीच में सेपरेटर का काम करता है rather than terminator. It allow you to write a multiple statement on a single line. आप एक सिंगल लाइन में बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट है हाय सेमीकोलन, प्रिंट हेलो सेमीकोलन, प्रिंट बाय, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, पर अगर मैं यहाँ पे ये जो दो सेमीकोलन लगा रही हूँ इसका मतलब है ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट, यानी कि जैसे आप लिखते हैं ना माय हॉबीज आर सिंगिंग कॉमा डांसिंग कॉमा स्लीपिंग, कुछ भी डाल दो लेट, तो ये कॉमा जो है सेपरेटर वर्क करता है, ऐसे यहाँ पे सेमीकोलन जो है सेपरेटर का वर्क करता है, कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता, आउटपुट आ जाएगा हाय हेलो बाय। ठीक है, अब अगर बात की जाए लूप्स में, अभी आपको लूप्स नहीं पता यहाँ पे, पर समझो in this example we try to loop through two statements separated by semicolon, see if the loop print both or just once। अब देखो मैंने लिखा for I in range 4, यानी कि I की वैल्यू 4 तक जाएगी, यानी कि 1 से लेकर 4 तक जाएगी, और क्या यहाँ तो ये कॉलन लगेगा प्रिंट हाय कॉमा प्रिंट हेलो, तो देखो इसको ये नेग्लेक्ट कर देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाय हेलो 4 बार प्रिंट हो गया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप स्टेटमेंट्स को करते हैं डिफरेंशिएट तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आप लूप के अंदर भी लगाते हैं तो भी इसको ये एज अ सेपरेटर ही मानता है कि पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, जो किसके अंदर आ रहा है हाई के अंदर, वो फोर लूप के अंदर आ रहा है, इसको ये ऐसे नहीं मानता कि ये एक अलग है। मतलब यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही स्टेटमेंट रेंज के अंदर आएगा, यानी कि फोर लूप के अंदर आएगा, फोर लूप आई इन रेंज 4 का मतलब है जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक रहेगी। ठीक है, लेकिन ये कहाँ एरर प्रोड्यूस करता है, पाइथन विल थ्रो एन एरर इफ यू यूज अ सेमीकोलन, जब आप सेमीकोलन का यूज करते हैं सेपरेट अ नॉर्मल एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जब आप एक स्टेटमेंट और एक लूप में
सेपरेट करना चाहते हैं और उस टाइम पे आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो इट विल थ्रो एन एरर। जैसे मेरा एक ये स्टेटमेंट था हाय, यहाँ पे क्या लगा है सेमीकोलन, और ये मेरा क्या है लूप। अगर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं सेमीकोलन लगा रही हूँ तो इट विल थ्रो एन एरर। आप स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हैं, मतलब लूप्स के अंदर जो है स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट कर कोई दिक्कत, पर एक स्टेटमेंट और एक लूप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, उसमें सेमीकोलन नहीं लगेगा। एज इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, सेमीकोलन पाइथन इज मोस्टली यूज्ड टू सेपरेट मल्टीपल स्टेटमेंट रिटन ऑन अ सिंगल लाइन। हम कह सकते हैं कि एक सिंगल लाइन में अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं पाइथन में। अ सेमीकोलन इज यूज्ड टू राइट माइनर स्टेटमेंट एंड रिजर्व अ बिट ऑफ स्पेस लाइक नेम इनटू मैरी कॉमा। ऐसे आप कॉमा करके लगा सकते हैं और यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, पर मतलब यहाँ पे मेन है कि आप डिफरेंशिएट करने के लिए लिख सकते हैं। बट द यूज ऑफ सेमीकोलन इज नॉट पाइथोनिक, यानी कि इट इज नॉट रिकमेंडेड नॉट टू बी यूज अनलेस यू डेस्परेटली नीड इट। यानी कि जब तक आपको जानबूझकर इसकी नीड नहीं है, पाइथन में इसका कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है कि आपको सेमीकोलन लगाना है। आपको सेपरेट करना है, आप नीचे लिख दीजिए प्रिंट हाय प्रिंट हेलो, नीचे लिख दो, कोई मना तो है नहीं। मतलब ये कोई रूल नहीं है, बस ऐसे हुआ किसी ने गलती से लगा के देखा। अब जब सेमीकोलन हम सब में पढ़ते आ रहे हैं तो किसी ने करके देखा होगा कि भाई सेमीकोलन लगाने से क्या होता है। ये सिर्फ ऐसा है कि किसी ने जैसे प्रोग्राम करते वक्त किसी ने लगा के देखा होगा, कोई एरर नहीं आई तो उसने 2-3 जगह ट्राई किया, करते करते उसे दिखा यार इसमें तो कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये कोई सिंटेक्स या रूल्स में लिखा हुआ नहीं है पाइथन के कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए, What type of language is Python? Python is interpreted ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे ऊप्स के आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल यानी कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, बहुत इजी होती है। विद डायनेमिक सिमेंटिक्स, यानी कि जो इसका रन टाइम पे ये वर्क करता है सब कुछ। ठीक है, ये पहले से नहीं आप करते, कंपाइल टाइम पे कुछ नहीं करते। जिसको डेवलप किया है गुडियो वैन रोजम ने। इट वाज ओरिजिनली रिलीज इन 1991, डिजाइंड टू बी इजी एज वेल एज फन। द नेम पाइथन इज नॉट टू बी ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, इस कॉमेडी ग्रुप के उससे। ठीक है, अब व्हाट इज पाइथन मैं आपको लेक्चर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, तो वो ये मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स में ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और अगर आएगा तो आपको इंटरप्रेटेड मैं बता चुकी हूँ। हाई लेवल आपको पता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारी कंटेक्स्ट में लिखी होती है या उस लैंग्वेज में लिखी होती है जिसको हम समझ सकते हैं, यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी फिलहाल समझो ऊप्स कॉन्सेप्ट, यानी कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। अब ये होता क्या है, ये आप तब पढ़ेंगे जब आप 3rd यूनिट में आ जाएंगे, और जब आप सेमेस्टर देने जाएंगे तब तक तो आपको 5वीं यूनिट आती होंगी, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो, अब आपके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं पाइथन के। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, फंक्शन, कीवर्ड्स। ठीक है, डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके हैं जितने भी होते हैं, इंट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, आपका सेट हो गया, बुलियन हो गया। ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, आपके बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर सब पढ़ चुके हैं। वेरिएबल क्या होता है ये भी पढ़ चुके हो। फंक्शन क्या होता है, आप जो सी में पढ़ के आए वही फंक्शन होता है, पर कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, जब हमारे लेक्चर्स आएंगे तो जानेंगे। लेकिन ये यूनिट 1 का पार्ट था तो यहाँ पे मैंने आपको नेम लिखवा दी, क्योंकि जब सेमेस्टर में आएगा तब तो सब पढ़ चुके होंगे, तो फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी मैं डेफिनेशन आगे आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगी। बस तो आपको अभी इतना याद रखना है कि ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पाइथन के। ठीक है, ये आपको याद करना है नाम, क्योंकि 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेटा टाइप, ऑपरेटर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, आपको अब तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखते जाना है। चलिए आगे चलते हैं।
So tools to find bugs and perform static analysis. Writing efficient, reliable and secure code is highly valued in a software development. यानी कि अगर आप एक ऐसा कोड लिखें जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, सिक्योर हो, यानी कि वर्नेबल ना हो इनसिक्योरिटीज से, यानी कोई भी सिक्योरिटी अटैक ना हो, अगर आप ऐसा कोड लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. With the popularity of Python programming language skyrocketing in recent years, it has become increasing importance of developer to ensure their code is error-free, secure and optimized. जैसे जैसे Python programming की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, रिसेंट ईयर में देखें तो सबसे ज़्यादा Python programming की डिमांड है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग की डिमांड बढ़ रही है उसी हिसाब से हम जो डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि आपका जो कोड हो वो एरर फ्री हो, सिक्योर हो, ऑप्टिमाइज हो आपका कोड जो है. उसके बाद जबकि आप मैन्युअली अगर इंस्पेक्ट करेंगे एवरी लाइन ऑफ कोड को तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. इसलिए इसी रीजन की वजह से आपका जो है स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल जो आपके टूल्स हैं वो जो है डिमांड में आए, क्योंकि आप हर एक लाइन को हर एक उसको चेक नहीं कर सकते. स्टैटिक कोड एनालिसिस इज द प्रोसीजर ऑफ, जो स्टैटिक कोड एनालिसिस है वो एक तरीका है जिसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन का सोर्स कोड है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका मतलब है, बिना उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करें. इट डिटेक्ट द पोटेंशियल एरर, सिक्योरिटीज फ्लो, डिपेंडेंसीज या जो भी आपके बग्स हैं या कोई भी अदर इश्यूज है उनको ये बताएगा बिना एक्चुअली मतलब आपको फाइंड आउट कर. ठीक है, मतलब आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं. ठीक है, सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक कोड एनालिसिस है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आपका जो भी सोर्स कोड है उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बस बिना कोड को रन करें आप उसमें कोई भी फ्लोज है, कोई भी एरर है, कोई भी डिपेंडेंसीज है, कोई भी बग्स है, कोई भी इश्यूज है, आप उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टैटिक कोड एनालिसिस के पाइथन में. देखो अब ये तो आपने जान लिया स्टैटिक कोड एनालिसिस की क्यों नीड पड़ी, क्या होता है. भाई बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे अपने कोड के सोर्स कोड को आप उसमें चेक करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसको हम स्टैटिक कोड एनालिसिस कहते हैं. लेकिन अब इसका फायदा क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, इसका है कि आप बहुत अर्ली स्टेज में ही बग्स मतलब एरर्स को फाइंड आउट करते हैं. इट कैन आइडेंटिफाई बग्स, टाइप चेक एंड कॉमन सिक्योरिटी इशू अर्ली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल. ये आपको मदद करती है कि आप जो है टाइप चेक कर सकते हैं कि आपने जिस तरह का डेटा टाइप लिया है उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, आपने फंक्शन कॉल गलत तो नहीं कर ली है, कोई एरर तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है. जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं उसके बहुत अर्ली स्टेज में ही आप आसानी से एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं. अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि आपका जो एक्सपेंस यानी कि बहुत ज्यादा कोई चीज एक्सपेंसिव ना हो, उस चीज को रिड्यूस करने में जो बाद में टाइम लगे उस चीज को आसानी से सॉल्व कर, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग फिक्स लेटर. यानी कि हो सकता है आप अपना प्रोग्राम बनाते जाए आप अपना प्रोग्राम पूरा कर लें. अब प्रोग्राम को करने के बाद आपको पता चले थोड़े टाइम बाद कि हाँ भाई आपका प्रोग्राम पूरा हो गया और आपके प्रोग्राम में कोई बग्स है, कोई एरर है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज है, बट वो पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद आपको पता चले तो आपके जो फिक्सेस होंगे यानी कि बहुत एक्सपेंसिव चीजें पड़ जाएंगी. ठीक है, ये एनफोर्स करते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड को. ये एनफोर्स करता है कोडिंग स्टैंडर्ड. बाय एनफोर्सिंग कोडिंग स्टैंडर्ड द स्टाइल गाइड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैटिक कोड एनालिसिस can produce more maintained code then is easier to understand and debug. यानी कि जो आपकी कोडिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है कि अच्छा हाँ ये इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाना है, या एक तरीका होता है किसी भी चीज को लिखने का जिसकी वजह से कोड को आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो और क्या कर सकते हो, डीबग कर सकते हो. ये क्या करता है, रिटर्न करता है इंस्टेंट फीडबैक.
you can get instant feedback on code improvement and alert on external dependency, यानी कि आपको बहुत इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि हाँ आपको कोड में इम्प्रूवमेंट की नीड है, आपको कोड में ये चेंज करना है, या आपको कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होती है कोड में तो एकदम उसका आपको अलर्ट मिल जाता है. In addition, this process can be highlight the area of the code they may be difficult to read or understand. यानी कि ये आपको बताता है कि आपकी कोड का कौन सा एरिया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है समझने में है या लिखने में, क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, आप अभी तो बहुत छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं तो वो कोड्स तो नॉर्मल है लिखना, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में जाते हैं यानी कि कहीं ना कहीं जब आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप अकेले नहीं होते जो सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, आप कई कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं और 100 लोग मिलके उनको बना रहे होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, अब एक कोड दूसरे कोड से रिलेट करना है, कहीं ना कहीं आपने एक छोटा पोर्शन बनाया, दूसरा किसी और ने बनाया, तीसरा किसी और ने बनाया, चौथा किसी और ने बनाया, तो पहले मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप पहले जो जिस पर्सन ने पहला मॉड्यूल बनाया और दूसरा बनाया कोई एक पर्सन उन दोनों को समझ पाए, तभी तो उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे. लेकिन वो कनेक्ट तभी हो सकता है जब वो कोड बहुत आसानी से समझ आए, पर कई बार आप कोड इस तरह से लिख देते हो जिन्हें समझने में दिक्कत होती है, तो वो डिफिकल्टीज जो कोड में होती है उनको वो हाईलाइट कर देता है, लीडिंग टू अ बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड मोर रीडेबल कोड, जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि आपके कोड में आप चेंजेस कर देते हो, जिसकी वजह से बहुत बेटर डॉक्यूमेंट मिलता है और कोड आपको बहुत रीडेबल फॉर्मेट में मिलता है. रिड्यूस टेक्निकल डेप्थ यूजिंग स्टैटिक कोड एनालिसिस, रिड्यूस टेक्निकल डेप्थ बाय स्पेसिफाइंग कोड एरिया दैट आर इन एफिशिएंट, चैलेंजिंग टू मेंटेन एंड प्रूव सिक्योरिटी रिस्क. यानी कि कई बार क्या होता है कि आप अपना कोड बनाते हैं, उस कोड में कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ज्यादा मेमोरी का यूज कर रहा होता है, बहुत ज्यादा उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है. यानी कि कहीं ना कहीं अगर उस कोड आपने कोई एप्लीकेशन बनाई तो पर्टिकुलर कोई कोड का एरिया होगा जहां से अटैकर अटैक कर सकता है, तो उस एरिया को ये बताता है, जिसकी वजह से टेक्निकल डेप्थ कम हो जाती है. जब आपको पता है कि इस कोड के इस पोर्शन में दिक्कत है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल फॉर पाइथन, कौन कौन से स्टैटिक टूल्स हैं पाइथन के. देखो आपने जान लिया कि स्टैटिक कोड होती क्या है, इसके बेनिफिट क्या होता है. स्टैटिक कोड क्या होता है, रन टाइम से पहले प्रोग्राम को इंस्पेक्ट करना, फाइंड आउट करना उसमें कोई एरर या डीबगिंग या कुछ ऐसा नीड तो नहीं है डीबग करने की, तो वो समझ आइए कौन कौन से टूल्स हैं जो स्टैटिक कोड एनालिसिस कर सकते हैं पाइथन में. वो है पाइचेकर और पाइलिंट are the static analysis tool that help to find bugs in Python. यानी कि ये वो static analysis tool है जो Python में errors को find out करने में मदद करते हैं. PyChecker एक open source tool है static analysis का, यानी कि आपको ओपन सोर्स का मतलब होता है ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका आपको लाइसेंस या कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है. दैट डिटेक्ट द बग्स फ्रॉम सोर्स कोड, यानी कि आसानी से कोड को, आपका जो भी कोड है उसमें जो भी एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट करता है. वार्न अबाउट द स्टाइल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बग, और साथ साथ आपको बताता है कि आपके बग की कॉम्प्लेक्सिटी या क्या स्टाइल है, वो किस तरह की एरर है और उसको रिड्यूस करने में कितनी दिक्कत आएगी, आप किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हो, या अगर आप उस एरर को नहीं हटाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, जबकि PyLint is an highly configurable and act like a special program to control warning and error. यानी कि एक स्पेशल प्रोग्राम की तरह वर्क करता है जो आपको वार्निंग्स या एरर्स बताता है. इट इज एन extensive configuration file. ये extensive configuration file है. PyLint is also an open source tool for static code analysis. It look for प्रोग्रामिंग एरर एंड यूज फॉर कोडिंग स्टैंडर्ड. ये नॉर्मली एक तरह का आपका ओपन सोर्स टूल ही है जो स्टैटिक एनालिसिस में यूज होता है. या आपके प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स है वो आपको बताता है और ये कोडिंग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज होता है. इट चेक द लेंथ ऑफ ईच प्रोग्राम लाइन, ये हर एक प्रोग्राम लाइन की कितनी लेंथ है उसको भी चेक करता है. इट चेक द वेरिएबल नेम, आपके वेरिएबल का नाम क्या अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्टाइल, यानी कि क्या उस जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी वेरिएबल्स के नाम
है वो सही है या नहीं है, या कोई और वेरिएबल के नाम रखने चाहिए या कुछ भी, ठीक है, आपको सब कुछ बताता है। इट ऑल्सो यूज एज अ स्टैंड ऑन प्रोग्राम, या अकेले एक स्टैंड ऑन प्रोग्राम की तरह भी यूज हो सकता है। इट ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद, मतलब कहने का मतलब आप इसे अलग से सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं अपने कोड को अलग से एक ऐप की तरह। और साथ साथ इसे आप पाइथन की आईडीई के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे पाइचार्म, स्पाइडर, इक्लिप्स और जुपिटर, ठीक है। ऐसा है कि जैसे आपकी जो पिनलेट एक अलग से एक प्रोग्राम है, अलग से एक सॉफ्टवेयर है, इसकी एक आपको डेस्कटॉप पे ऐप मिल जाएगी जिसपे आप डाल के अपने कोड को चेक कर सकते हैं, और साथ साथ आप इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपनी आईडीई के साथ, ताकि आपकी आईडीई में ही कोड की चेकिंग होती रहे। जो आपका पाई चेकर है वो सिंपली इंस्टॉल किया जाता है किसका हेल्प से, पिप पैकेज पिप इंस्टॉल, आपके पिप पैकेज की हेल्प से पाई चेकर इंस्टॉल किया जाता है। इफ सपोज इफ यू use the python 3.6 version, use upgrade pip install pychecker, upgrade py install can be simply installed by using pip package, यानी कि एट द एंड आप पिप पैकेज का यूज करके आप पिनलेट को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और पाई चेकर को सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं पिप पैकेज पिप पिप इंस्टॉल का यूज करके, ठीक है। पिप इंस्टॉल पायलट, ठीक है, यानी कि दो तरह के आपके टूल्स हैं, एक तो है पाइचेकर और पाइनेट, ये दो स्टैटिक टूल्स हैं जो बग्स को फाइंड आउट करते हैं पाइथन में। दोनों क्या है, ओपन सोर्स है, ये आपके नॉर्मली आपके प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स हैं जो भी है उन सबको फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। थैंक यू।